की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। आज का ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है, जिसमें कि खास तौर पर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को, जो भारत का स्वदेशी प्रोग्राम है AMCA पर, एक एज दिला सकता है, यानी कि उसका पूरा खो सकता है। ऐसे में नाम आता है ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ऑर्का का, जो कि ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट का एक प्रस्तावित लैंड बेस्ड वेरिएंट है, जो कि भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के तहत डेवलपमेंट यानी कि विकास के अधीन है। एरो इंडिया 2021 के दौरान ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट के डिजाइन का पता चला है, जिसमें कि फाइटर जेट में कम रडार क्रॉस सेक्शन के लिए इसका फ्रंटल शेप ऑप्टिमाइजेशन होगा। साथ ही कैनार्ड्स के साथ डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट इस फाइटर जेट की एजिलिटी को भी बेहतर बनाएंगे, यानी कि इसे तेज और फुर्तीला बनाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास एक अच्छा मिश्रण है फाइटर जेट्स का इनके मल्टीपल रोल्स के लिए, और यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स का प्लान भी है कि वो भविष्य में लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग वाले विमानों की संख्या कम करेगी। तेजस MK1 और तेजस MK1A मौजूदा बेड़े के मिग 21 बाइसन की जगह लेंगे। वहीं तेजस MK2 जागुआर मिराज 2000 और मिग 29 की जगह लेगा। वहीं राफेल और MRFA भी भारत के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय वायुसेना की SU-30 फ्लीट अगले 15 से 20 वर्षों तक सेवा प्रदान करेगी। इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि जो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है उसे शामिल करने की योजना बनाई है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के रखरखाव और संचालन करने की जो लागत है वो ऑलरेडी उसे विरासत में मिली हुई है। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्का, जो कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए AMCA और तेजस MK2 के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा, और ये 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट वर्तमान में अपनी टेक्नोलॉजी के शिखर पर हैं। ये जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट से बहुत सारी तकनीकों को खींचते हैं। सिस्टम टेक्नोलॉजी और काइनेमेटिक्स का एक सही संतुलन है। के अलावा इस तरीके के सिस्टम को बनाए रखने और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना आसान और सस्ता होता है। इस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में आईएसआर रडार, सेंसर फ्यूजन, कॉम्बैट एयर टीमिंग और स्मार्ट हथियारों जैसे और भविष्य की तकनीक इन फाइटर जेट्स की उपयोगिता को बढ़ाती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ भी कहते हैं कि 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट्स लंबे समय तक बने रहेंगे। वहीं अगर बात करते हैं भविष्य की लड़ाई की, तो भविष्य का युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होगा, जो कि मनुष्य और मशीनी टीमों पर आधारित होगा। विंगमैन ड्रोन, UCAV ड्रोन स्वाम्स और स्मार्ट वेपन्स एक टीम के साथ एक मैंडेट मदरशिप बनाएंगे। हाल ही में एरो इंडिया 2021 के दौरान HAL ने कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर, जिसमें कि कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी का 1:1 मॉडल पेश किया। ये सिस्टम मौजूदा 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की उपयोगिता को काफी बढ़ाएंगे। युद्ध प्रणाली को दुश्मन की सीमा रेखा के पार किए बिना ये दुश्मन के इलाके में जा पाएंगे। बड़े पेलोड वाले जेट हवा में ही एक बड़ी टीम बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। भारतीय वायुसेना के आज के संदर्भ में बात करें तो भारत को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 42 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है। हालांकि यह आवश्यकता आने वाले समय में बदल भी सकती है और भविष्य में भारत की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिसमें कि ये जो 42 स्क्वाड्रन की जो संख्या तय की गई है उससे ऊपर भी ये ताकत जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 5वीं पीढ़ी का कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। ये नहीं, वहीं अमेरिका, जिसका रक्षा बजट भी बहुत जबरदस्त है, वो भी इन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने में दबाव महसूस करता है। और हाल ही में जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने कहा कि F-16 जैसे वर्तमान में 4.5 पीढ़ी के जेट विमानों को नवीनतम सॉफ्टवेयर, सेंसर और अन्य कंपोनेंट्स के साथ उन्नत भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सही दृष्टिकोण में अत्याधुनिक 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू जेट और 4.5 पीढ़ी के वर्क हॉर्स के बीच सही संतुलन का पता लगाना है। वहीं अगर संतुलन की बात करें तो अत्याधुनिक 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू जेट में 4.5 पीढ़ी के वर्क हॉर्स के बीच एक सही संतुलन का पता भी लगाना है। यदि कोई 80 और 20 नियम लागू होता है तो मिशन का 80% कुल खर्च में सिर्फ 20% अपनी हवाई टीम के साथ 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। इस तरीके से ऑपरेशन के दौरान बचाया गया पैसा बेहतर तकनीकी और क्षमता को वृद्धि करने के लिए लगाया जा सकता है। आज के समय में जब बजट कोल्ड वॉर की तरह असीमित नहीं है, तो संतुलित दृष्टिकोण से ही ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म में रणनीतिक संतुलन को बदल सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं राफेल और MRFA की, भारत ने भले ही फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे हों, लेकिन ये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि 110 राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की,
जो कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI की 272 यूनिट्स को संचालित करती है। वहीं MMRCA यानी कि MRFA हर दिन एक जटिल प्रक्रिया होती जा रही है, क्योंकि इसमें F-15EX और सुखोई 35 जेट्स एयर डोमिनेंस मल्टी रोल सिस्टम है। इसके अलावा F/A-18 राफेल और यूरोफाइटर टाइफून मीडियम शेडिंग के मल्टी रोल फाइटर्स हैं। वही ग्रिपेन E और F-16 तेजस MK2 की तरह लोअर मीडियम कैटेगरी सिंगल इंजन फाइटर जेट्स हैं। और इन सभी दावेदारों में से किसी एक को चुनना भी भारतीय वायुसेना के लिए एक व्यापक अभ्यास से गुजरने के बराबर होगा, जिस तरीके से आपने 36 राफेल विमानों के बारे में देख ही लिया होगा। वहीं बात करते हैं TEDBF, जो कि वर्ष 2026 में अपनी पहली उड़ान लेगा। यदि 2023 तक MMRCA यानी कि MRFA पर हस्ताक्षर हो जाता है तो और इसका पहला जेट भी भारत को 2028 तक उपलब्ध हो पाएगा। हालांकि एकमात्र अंतर ये नहीं है कि MRFA 2028 में सेवा में प्रवेश करेगा, लेकिन TEDBF/ORCA 2031 तक भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर 2026 तक अपनी पहली उड़ान लेगा और 2031 तक इसका इंडक्शन हो पाएगा। डेक बेस्ड फाइटर को लैंड बेस्ड सिस्टम में बदलना अन्य तरीकों की तुलना में बहुत समान और तेज है। हालांकि ये रूपांतरण केवल नौसेना प्रोटोटाइप के प्रारंभिक परीक्षणों के बाद शुरू होगा। यही नहीं, 2026 में पहली उड़ान के बाद इसका फ्लाइट प्रोफाइल वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसके अलावा इसके डिजाइन का भी वेरिफिकेशन होगा, जो कि करीबन 2028 तक पूरा हो पाएगा। यही नहीं, डिजाइन का इस्तेमाल करना और प्रोटोटाइप बनाने में भी 1 और वर्ष लगेगा और फिर इसका जो परीक्षण चक्र है यानी कि टेस्टिंग साइकिल है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि टिपिकल टेस्टिंग साइकिल के लिए आज के हिसाब से करीबन 5 सालों का वक्त लग जाता है, इसीलिए विमान 2033 तक उपलब्ध हो पाएगा। भारतीय वायुसेना MRFA आवश्यकताओं के लिए 2033 तक का इंतजार नहीं कर सकती और उन्हें उस आवश्यकता के लिए एक और लड़ाकू विमान प्राप्त करना होगा। वर्तमान में जिस तरीके से मैंने बताया था कि भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI की 272 यूनिट को संचालित करती है, वहीं इतना लंबा इंतजार ना करते हुए भारत ने जो मौजूदा 272 सुखोई 30 MKI हैं, इन्हें सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड करेगा, जो कि इन्हें 15 से 20 साल तक और बनाए रख सकती है। इसकी प्रारंभिक यूनिट 2035 और 36 में रिटायर होना शुरू हो जाएंगी और यदि लगभग इसी समय में AMCA इंडियन एयरफोर्स की सेवा में प्रवेश करेगा तो सुखोई 30 MKI जेट को बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन AMCA के साथ 4.5 PD का लड़ाकू विमान आसानी से फिट हो सकता है। ये 4.5 PD का फाइटर जेट ओमनी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है। इस समय तक HAL नौसेना के लिए TEDBF को भी वितरित कर देगा और इसी असेंबली लाइन का इस्तेमाल ORCA को रोल आउट करने के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए ORCA भारतीय वायुसेना के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि 4.5 एयरक्राफ्ट का महत्व कितना बढ़ जाता है जब तक भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं कर लेता। और ये 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें खास करके ORCA है, वो AMCA प्रोग्राम के साथ भी मिलकर काम करेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मिक्स तरीके का जो ये कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करेगी। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।